तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द प्रोटेक्शन ऑफ अ वुमेन फ्रॉम ये एक्ट कब बना था? 2005 में। तो दिख रहा है ना ये कॉम्बिनेशन ऑफ के, ठीक है। तो कितने लोग कोई बुक रखा है क्या, को पहले से पढ़े हुए हो? कौन सा का बुक है? अरे कौन से कोचिंग है? डेली आईएएस का। ओके चलो ठीक है, तो मैच करना, कुछ मैं भूल जाऊँ तो बता देना, है ना। तो ये एक्ट क्यों बनाया गया है? देखो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं के लिए बहुत सारे राइट्स हैं उनके, बट उनके जो राइट्स हैं उसको और इफेक्टिव करने के लिए, उनकी सुरक्षा को, ताकि मतलब कोई उनके राइट्स को मतलब ऐसा नहीं कि जैसे किसी को खाने का घर मतलब जैसे घर में रह रहा है तो अच्छे से जीने का अगर उसका राइट्स है, तो अगर कोई उसको जीने ही नहीं दे रहा है तो उसके राइट्स का हनन कर रहा है ना। तो उसके राइट्स को इंश्योर करने के लिए कि उसकी राइट्स की जो सुरक्षा है, कि उसको जो प्रॉपर राइट्स मिले वो सारे का वो यूज कर सके, इसी के लिए ही ये एक्ट बना हुआ है। तो ये पूरे भारत में इसको लागू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं किसी एक पार्ट में नहीं हो, क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित है, इसलिए पूरे भारत में ये एक्ट लागू होगा, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ अपने को टर्मिनोलॉजी देखना पड़ेगा कि जैसे इसमें क्या होगा, डेफिनेटली मतलब एक विक्टिम होगा और एक एक्यूज्ड होगा, है ना। मतलब विक्टिम कौन होगा? जिसके साथ मारपीट होगा, और एक्यूज्ड कौन होगा? जो मारपीट करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले एक्ट की बात करें तो यहाँ पे ये दोनों टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे जो विक्टिम होगा उसको बोलते हैं एग्रीव्ड पर्सन, हिंदी में बोलेंगे तो व्यथित व्यक्ति, ठीक है। और जो एक्यूज्ड होगा उसको प्रत्यर्थी या रिस्पोंडेंट। तो अपने को अगर हम लोग ये एक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा ये देखना है कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना, ये डोमेस्टिक वायलेंस किसके ऊपर हो सकता है वो अपन देखेंगे, ठीक है। मतलब किसके साथ, यानी कि विक्टिम कौन होगा, ठीक है। अब कोई विक्टिम है तो एक्यूज कौन होगा? और अब देखो विक्टिम है, एक्यूज्ड है, उसके साथ मारपीट हुआ, उसके साथ हिंसा हुआ, तो कंप्लेन करेगी। तो कंप्लेन कौन कौन कर सकता है ना। मतलब कंप्लेनेंट कौन होगा वो देखेंगे अपन, किसके पास कंप्लेंट कर सकते हैं, है ना। और शिकायत मतलब कंप्लेन जो है कौन कर सकता है, कहाँ कर सकता है, किससे कर सकता है, वो भी हो गया। तो ये मेन चीज है, इसमें एक और होगा, ठीक है। हाँ वही है एक मतलब अब बताओ विक्टिम कौन होगा इसमें? कोई भी फीमेल, है ना। अब इसमें ये बताओ, जैसे एक घर है तो वहां पे जो वाइफ आती है, क्या सिर्फ उसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, कि उस घर में कोई बेटी रहती,
बेटी के साथ में, मतलब कोई भी फीमेल वहां उस घर में रह रही है मान लो, तो यहाँ पे मैं उसको डिफाइन करूंगी कि वो फीमेल कौन होगा, तो यहाँ पे विक्टिम हमेशा कौन होगा, एक फीमेल होगा, और मैरिड हो ये कंपलसरी नहीं है ना। और एक्यूज्ड कौन होगा, कोई भी हो सकता है, नो। एडल्ट होना चाहिए सबसे पहले, इसमें एडल्ट होना जरूरी है, लेकिन जो भी इसमें एक्यूज होगा वो एडल्ट होना चाहिए, एडल्ट मेल, ठीक है। और अगर कोई मैरिड पर्सन की बात करते हैं अपन, है ना, जैसे वाइफ है या फिर लिव इन में अभी आजकल रहते हैं, तो उसमें जो भी उसका हस्बैंड या पार्टनर होगा उसका रिलेटिव भी इसमें होगा, है ना, तो रिलेटिव मेल पार्टनर लिख सकते हो, ये लोग इसमें एक्यूज होंगे। हम्म, हाँ रिलेटिव में भी फिर आ सकते हैं, क्योंकि जो अपने यहाँ घरेलू हिंसा के लगते हैं उसमें वो पूरा सबके खिलाफ लगाते हैं, ऐसा नहीं कि सास को छोड़ देगी ससुर के खिलाफ ही लगाएगी। जब घरेलू हिंसा कोई मैरिड हो लगाते हैं ना, तो पार्टनर के जितने भी वो रहेंगे रिलेटिव सबके खिलाफ लगा सकते हैं, ठीक है। अब कंप्लेनेंट कौन क्या हो सकता है, इसमें एक तो विक्टिम होगी, विक्टिम खुद कंप्लेन करेगी, या फिर विक्टिम के बिहाफ में उसका कोई रिलेटिव, फ्रेंड, या फिर जिसको भी इसमें नॉलेज हो, एनी पर्सन, है ना, मतलब फिक्स नहीं है। अब देखो कोई अननोन पर्सन भी है, वो देखा किसी महिला को घर में रख के बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, ही कैन ऑल्सो कॉल, या फिर कॉल से ही कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब टू होम कंप्लेंट तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, चलो महिला थाना, ठीक है। महिला थाना क्या सभी जिलों में है, हाँ श्योर हो, नहीं हो, श्योर नहीं है ना, तो लेकिन मैं बता रही हूँ हर जिले में महिला थाना नहीं है, बट महिला सेल हर जिले में है, तो ये महिला सेल कर सकती है। अगर महिला सेल वो नहीं गई तो जिस एरिया में वो रहती है उस एरिया के पुलिस थाने में भी जा सकती है, वो भी पुलिस स्टेशन है वहां पे जा सकती है। और और कहाँ कर सकती है, डायरेक्ट कोर्ट में भी लगा के कर सकती है ना, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी ये एप्लीकेशन दे सकती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और इसमें कुछ टर्म्स अपन पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर, तो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास में जाके कंप्लेन कर सकती है, और सर्विस प्रोवाइडर के पास में जाके, ठीक है, तो इतने लोगों के पास जाके ये कंप्लेन कर सकती है। अब इसमें अपन इतनी सारी चीजें देख लिए, तो जो मेन अपना डोमेस्टिक वायलेंस है वो क्या होता है वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या क्या हो सकता है बताओ, मारपीट और अब्यूज करना, और हाँ, तो दावरी किस में आ जाएगा, फाइनेंशियल भी हो जाएगा। और एक आदमी को जीने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए रहता है, डेफिनेटली खाना पीना, हाँ ठीक है, खाना पीना मतलब, और एक आदमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या क्या होता है, पीस, देखो हेल्थ, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी, सेफ्टी में मतलब सारी टाइप के सेफ्टी, और लाइफ, उसका कोई पार्ट, बॉडी पार्ट क्या बोलोगे, लिम्ब बोलते हैं ना इंग्लिश में, लिम्ब बोलते हैं या लाइम जो भी बोलते हैं। और बताओ, और सोचो, सोचो, आप लोग जितना सोचते जाओगे ना उतना ही अपन करेंगे। अब देखो अच्छे से जिंदगी है, लेकिन उसका वेलबींग या जो भी बोले उसका वेलफेयर या जो भी
मतलब उसको क्या बोलेंगे, मतलब अच्छे से जो रह सके उसको क्या बोलोगे, वेलबींग ही बोलेंगे ना। तो ये सारी चीज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कोई पर्सन अगर अ, जो भी लेडी फीमेल उस घर में है, अगर उसके साथ इस ये सारी चीजों को नहीं होने दे रहा, मतलब ये सारी चीजों में उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये सब में उसको नुकसान कर रहा है, या फिर आप जैसे एब्यूज भी बोल सकते हो, तो इसमें मेंटल, फिजिकल, हाँ, फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल, ये हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि उसको ये सारी चीजों को लेके परेशान करेगा। और या तो शादी हुआ है तो जैसे डावरी को लेके कि तुम दहेज कम लाई हो, इसको लेके उसको टॉन्ट करता रहेगा। और क्या कर सकते हैं, टीवी में देखियो ना वो विलन लोग बोले थे ना, तुम्हारे भाई को किडनैप कर लिया वाला। तो हो सकता है कि जो भी विक्टिम हो उसके फैमिली मेंबर को और ज्यादा टॉर्चर या किसी भी रिलेटिव को हार्म करने का उसको थ्रेट करे, धमकी देना भी, और उसको भी थ्रेट करे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम कहीं बाहर बोली तो कोई भी टाइप का थ्रेट भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को अगर कोई आदमी करता है किसी के साथ, है ना, तो किसमें आ जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस में। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है अपना डेफिनेशन इसका सेक्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है, सेक्शन 3 में इसका डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 में वही है कि कोई भी अब ये सब को लेकर कोई एक्ट करे, ठीक है, कोई ओमिशन करे, मतलब कोई काम को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा काम करे या उसका कोई व्यवहार या अगर ऐसा है तो फिर वो किस में आ जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस में। और इसमें आपको वही लिखना है, सबसे पहला लाइन जब भी आप घरेलू हिंसा को या डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन कर रहे हो, तो इसमें आपको, मैं तो टुकड़ों में बताया, आपको अगर लिखना होगा तो सबसे पहला लाइन क्या होगा, यदि किसी महिला के साथ जहां वो निवास कर रही हो, मतलब एनी वुमेन वो जहां रह रही है वहां पे, ठीक है, अब 2-3 दिन भी किसी आदमी के साथ रही हो और वहां पे भी उस आदमी ने उसके साथ टॉर्चर किया तो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। तो यहाँ पे अब अगर आप बुक में देखोगे ना तो कुटुंब ऐसा लिखा होगा कि एक फैमिली, जॉइंट फैमिली, ये सब का। तो जॉइंट फैमिली किसको बोलेंगे, बहुत सारे लोग है ना, अपने को लगता है जॉइंट फैमिली मतलब भाई चाचा के फैमिली, पापा के फैमिली, बड़े पापा के फैमिली, सब रहे तो ही कुटुंब है, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब किसी भी एक कॉमन उसको शेल्टर या जो भी मतलब कॉमन घर है ना, कोई भी हाउस है उसको शेयर कर रहे हो, मतलब एक छत के नीचे अगर रह के कर रहे हैं, तो जैसे एक काम वाली भी आती है मान लो, वो भी उसी घर में रह के अगर काम करती है, रहती है, तो भी वहां पे उसके साथ होता है तो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाएगा। एक तो वर्क प्लेस वाला भी आ जाएगा उसके साथ में, क्योंकि वो उसका वर्किंग प्लेस है, लेकिन वो वहां पे अगर रह रही है, अगर वो छत शेयर कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। क्लियर है। अब अपन कुछ कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन मैंने बोला था हमेशा सेक्शन 2 में होता है ना। तो यहाँ पे अपन पहला डेफिनेशन, अब जो विक्टिम है, विक्टिम को मैंने क्या बोल दिया, एग्रीड पर्सन बोल दिया, ठीक है। एग्रीड पर्सन क्या होगा, एनी फीमेल, सबसे पहला जो कंप्लेंट करे कि उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। कोई भी कंप्लेनेंट को भी अपन बोलेंगे, जरूरी नहीं कि वो, अपन तो इसको बाद में देखेंगे कि वो किसी घर में रहती है क्या है, लेकिन उसने कंप्लेंट किया कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है,
तो वो क्या हो जाएगी, एग्रीड पर्सन। या फिर कोई कंपनसेशन क्लेम करे, कंपनसेशन या कोई भी रिलीफ, है ना, रिलीफ लिख सकते हो, रिलीफ में सारी चीजें आ जाएंगी। तो रिलीफ की डिमांड करे, तो ये सारी चीजें जो करती है महिला वो कौन होगी, एग्रीड पर्सन। ठीक है, व्यथित महिला या जो भी बोल सकते हो। ठीक है, हो गया क्या, कुछ और आ गया क्या? अच्छा नेक्स्ट हो गया, ओके। तो एग्रीड पर्सन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये टर्म्स पूरा थ्रू आउट आपके जो ये एक्ट है ना उसमें आपको यही शब्द सुनने को मिलेगा। दूसरा जो शब्द मिलने सुनने को मिलेगा आपको अब इसमें संतान या चाइल्ड। तो चाइल्ड कौन होगा, कितने साल का, है ना, कितने साल का होगा, 5 साल। जितने भी बिलो 18 ईयर्स के हैं ना वो सारे चाइल्ड कहलाएंगे। ठीक है, अब अगर होता है ना अपने फैमिली में पेरेंट्स अगर अलग हुए तो 17 साल तक का भी बच्चा ना, 18 से कम साल का, तो भी उसको लेके लड़ाई होता रहता है कि मैं रखूंगा वाला, तो उसी को चाइल्ड बोलते हैं। तो इसीलिए उनके लिए सजा भी कम रहता है ना, अगर कभी जो अपन आईपीसी में पढ़ेंगे या किसी भी लॉ में, तो जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे मतलब हर जगह बालक का मतलब, आप अगर वो देखोगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट देखोगे ना, जेजे एक्ट, तो उसमें 16 ईयर 18 ईयर वो अलग अलग डिफाइन किया है, बाकी सारे जगह में आपको चाइल्ड मतलब बिलो 18 ईयर। ठीक है, अब इसमें क्या मतलब खुद के जो बच्चे हैं क्या उससे वही आएंगे चाइल्ड में? हाँ, सारे बच्चे, किसके किसके बच्चे, पड़ोस के ही बच्चे आएंगे? हाँ, हाँ एग्रीड पर्सन के ही बच्चे, मतलब अपन इसमें जितने भी अलग अलग जगह पे चाइल्ड अलग रेफरेंस में यूज होगा ना, अगर उसमें लिख रहा है कि चाइल्ड ऑफ एग्रीड पर्सन लिखेगा तो वो एग्रीड पर्सन के चाइल्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर अपन एक नॉर्मल चाइल्ड की बात करें, है ना, मतलब किसी के भी बच्चे की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन आएंगे उसके बच्चे में? अगर उसने किसी को अडॉप्ट किया है तो वो उसका चाइल्ड होगा कि नहीं होगा? हाँ, हाँ वही तो वो चाइल्ड में ही आएगा। मतलब अगर हम लोग इसमें आगे देखेंगे चाइल्ड को लेकर कंफ्लिक्ट हो रहा है, मतलब उसके सगे बेटे का नहीं, अगर उन्होंने किसी को अडॉप्ट भी किया है तो भी आएगा। स्टेप स्टेप चाइल्ड अगर होगा तो वो भी आएगा, जो भी सौतेला बेटा वगैरह होगा ना वो सारे इसमें आएंगे। तो एनी पर्सन होगा जो बिलो 18 ईयर्स का होगा, और ये हो सकता है कि वो अडॉप्टेड भी हो और स्टेप चाइल्ड भी हो। तो ये सारे किसके हुए हैं, चाइल्ड में अगर बोल रहा है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 18 साल से कम है सबसे पहले बात, और दूसरा हो तो उसका सगा बेटा हो सकता है, या तो उसने गोद लिया हुआ बच्चा है, या फिर उसका सौतेला बच्चा है। ठीक है, अब इसमें तीसरा तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो था मैंने बोला था रिस्पोंडेंट, तो रिस्पोंडेंट कौन होगा? रिस्पोंडेंट कौन होगा? रिस्पोंडेंट किससे बना है, रिस्पोंड से बना है ना। तो रिस्पोंड कौन करेगा, जिसके खिलाफ में कंप्लेंट होगी। ठीक है, अगर अपन अपन हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो एक जो दावा वहां फाइल करता है हाई कोर्ट में, रिट पिटिशन वगैरह लगाता है, तो उसको बोलते हैं पिटिशनर। ठीक है, जो पिटिशन लगाता है उसको बोलते हैं पिटिशनर। तो इसमें ना जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक आदमी के खिलाफ लगा है, उसमें कई सारे रिस्पोंडेंट हो सकते हैं, तो जिनको जवाब उसमें देना रहता है वो सारे कौन क्या कहलाते हैं, रिस्पोंडेंट। तो सेम वही है। तो इसमें पता है कई बार वो, अब जैसे हमारे महिला थाना के खिलाफ लगाते हैं तो महिला थाना इसमें रिस्पोंडेंट हो जाएंगे, वो महिला आयोग को लगा दिए तो आयोग भी इसमें रिस्पोंडेंट हो जाएगा, इस टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें रिस्पोंडेंट कौन होगा, जिसके खिलाफ में कंप्लेंट दायर हो, डेफिनेटली, है ना, अगेंस्ट
वो अगर कंप्लेंट की है तो डायरेक्ट जिसके खिलाफ में कंप्लेंट किया गया है वो कौन होगा? रिस्पोंडेंट होगा। और कोई बच्चा हो सकता है रिस्पोंडेंट? कोई बच्चा हो सकता है? नो, ओनली एडल्ट, एडल्ट मेल, ठीक है, एडल्ट मेल। अगर और जिसका जो भी अपना एग्रीड पर्सन है उसके साथ में क्या होना चाहिए? घरेलू नाता होना जरूरी है, क्योंकि तभी घरेलू हिंसा होगा। एग्रीड पर्सन के साथ में डोमेस्टिक रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो आप कंप्लेन करोगे। अब घर में रहे ही नहीं है साथ में, कहाँ से घरेलू हिंसा करेगा? तो अपना जो जो तर्क आप दे सकते हो वो सारी चीजों को डेफिनेशन में डाल सकते हो। और अगर कोई मैरिड है ना, मैरिड या लिव इन में किसी के साथ में रहे हैं, ठीक है, तो उस पार्टनर के जितने रिलेटिव्स हैं वो भी इसमें आएंगे। जो मैंने उस टाइम बताया था ना वही सेम। तो ये आपको, जब आप अगर इसका डेफिनेशन बकायदा लिखते हो तो आपको जितने फैक्ट उसके मालूम है वो सारे फैक्ट्स उसमें लिखना आना चाहिए। और आप कभी भी अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना तो 2 नंबर की करना। 2 नंबर की जब आप करते हो ना तो मेन मेन पॉइंट को ही लिखोगे, तो उसी की ही प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये चीजें इसमें होंगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रिलीफ उसको मिल सकता है, अगला जो है क्या क्या रिलीफ उसको मिल सकता है। क्या क्या रिलीफ मिल सकता है बताओ? हाँ, कंपनसेशन एक हो गया, और ओके मेडिकल, और रिलीफ में एक आपने बता दिया कंपनसेशन, ठीक है, और एक चलो ये अपना कंपनसेशन वाला हो गया, एक मेडिकल बता दिए, और क्या होगा? सोचो सोचो, कोई महिला अगर उसके साथ घरेलू हिंसा हुआ है तो वो क्या क्या उसको मिल सकता है? प्रोटेक्शन, हाँ good। और सोचो, शेल्टर, हाँ, और आवास शेल्टर एक ही हो गया ना, अलाउंस ओ कंपनसेशन, और एक मॉनेटरी रिलीफ भी बोल सकते हो, दोनों अलग हैं। तो मॉनेटरी रिलीफ में क्या होता है कि उसको कंपनसेशन मतलब क्या होता है, अपन किसी चीज को कंपनसेट करते हैं, मतलब जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई। लेकिन यहाँ पे अगर कोई वाइफ है तो वो भरण पोषण के लिए लगा सकती है कि तू मेरा खर्चा दे, तो फिर उसमें जो आपने क्या टर्म बोला, अलाउंस, हाँ अलाउंस, या फिर उसको अपन मॉनेटरी रिलीफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया, हेल्थ वाला बोले ना किसी ने, हेल्थ वाला, ओके, और कंपनसेशन, और प्रोटेक्शन, हाँ प्रोटेक्शन, और शेल्टर, और ये जो अलाउंस की बात करें, चलो मॉनेटरी रिलीफ, और क्या मिल सकता है? और क्या चीज के लिए वो कर सकती है? मेन बेसिक यही है, इसके अलावा कुछ दिमाग में आ रहा है? अब बताओ मुझे। अब शेल्टर के लिए कौन आदेश कर सकता है? और जैसे इतनी सारी चीजें हैं, है ना, तो डेफिनेटली एक ही आदमी, मतलब अपन बोलेंगे कि सिर्फ पुलिस वाले के पास जाए तो पुलिस का सब चीज करवा सकती है? सबका अलग अलग बटा हुआ रहता है।
तो इसमें क्या होता है, अपने को जब अपन डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो इसमें अपने को बहुत सारे अलग अलग संस्था टाइप की चीजें मिलती हैं। अब संस्था क्या होता है, जो भी कोई एजेंसी टाइप के एनजीओस भी हो सकते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो शेल्टर, कंपनसेशन, हेल्थ प्रोटेक्शन, मॉनिटरी रिलीफ, तो ये सब के लिए प्रयासरत बहुत सारी चीजें करेंगी। तो इसमें जैसे होता है आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा एक, जिसके पास में ये जाके कंप्लेन कर सकती है, और सर्विस प्रोवाइडर, और पुलिस के पास जा सकते हैं ना, पुलिस ऑफिसर भी बोल सकते हो। ठीक है, और मजिस्ट्रेट, इन तीनों के पास भी अगर जाती है तो लास्ट में फाइनल डिसीजन किसका होता है, मजिस्ट्रेट का। तो इसमें जो मेन इसमें अगर अपन बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग अगर है कोई है तो कौन होगा, मजिस्ट्रेट, क्योंकि सारे आदेश जो हैं वो कौन पारित करवाएगा, मजिस्ट्रेट करता है। ठीक है, तो ये मेन अपने क्या हो गए, इन सारी चीजों को प्रोवाइड कराने वाले हैंड्स हो गए। तो जब भी किसी महिला के साथ होगा तो अपन इसमें इधर सबको पढ़ेंगे, शेल्टर, कंपनसेशन और मॉनिटरी रिलीफ, इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंस मालूम होना चाहिए, तभी आप 2 पॉइंट लिखोगे। अगर एक ही पॉइंट लिखोगे तो फिर, है ना, एक ही पॉइंट अगर लिखे तो आपका 1 पॉइंट कम हो जाएगा। तो आपको 2 पॉइंट बनाना है तो दोनों का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो आपने अगर लिख दिया कि अलाउंस चाहिए तो फिर तो डिफाइन करना आपको पड़ेगा, एक लाइन आपको कम से कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इन लोगों के कर्तव्य क्या हैं इसको भी अपन देखेंगे, क्या क्या ड्यूटीज हैं। तो अगला जो अपना कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, सूचना देंगे। सूचना कौन दे सकता है, रिपोर्ट कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। किसके पास कर सकते हैं, पुलिस के पास कर सकते हैं, और बताया अब और क्या क्या था, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास में कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के पास। मतलब इधर जो अपन जितने लोगों का नाम लिखे थे, है ना, अपने प्रीवियस पेज में, ये जितने लोगों के पास नाम अपन लिखे हैं इन सारे के पास जाके वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अब मान लो उसी सर्विस प्रोवाइडर के पास कंप्लेंट किया या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास कंप्लेंट किया, तो वो लोग फिर क्या करेंगे, इसको भी अपने को जानना है। हाँ, अब प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर ना संरक्षा अधिकारी भी जिसको बोलते हैं, ये राज्य सरकार द्वारा इन लोगों की नियुक्ति होती है। और किसी भी महिला के साथ अगर घरेलू हिंसा की, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का अगर कंप्लेंट आता है, तो जितनी चीजें अपन ने लिखे थे यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए, वो सारी चीजें प्रोवाइड करना इनका ड्यूटी रहता है। तो जैसे अभी यहाँ पे और सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, वो ये तो प्रोटेक्शन ऑफिसर एक ऑफिसर के नियुक्ति होती है, और सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं ना, ये कोई भी, चलो मान लो रजिस्टर्ड कोई संस्था है ना, वो भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको फिर एज अ सर्विस प्रोवाइडर, उसके काम को देख के एज अ सर्विस प्रोवाइडर उसको फिर से रजिस्टर्ड करेंगे। कहाँ कर सकते हो, राज्य सरकार के पास जाके अपने आप को कर सकती है। तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हर जिले में रहते हैं अभी। ठीक है, तो अब इनको कब रजिस्ट्री मतलब एज अ सर्विस प्रोवाइडर कब उनको माना जाएगा, अगर वो वुमेन सेफ्टी के फील्ड में कुछ काम किए हो, उनका एक्सपीरियंस हो, तो उनको। आप लोग एक आध बताओ मुझे, जहाँ पे कोई महिला पीड़ित होती है तो उसको जहाँ जाके वो रहती है, कोई ऐसी जगह, सोचो सोचो, रायपुर में हो ना, रायपुर में अगर किसी में क्या है, सखी, है ना, सखी वन स्टॉप सेंटर। तो ये भी सर्विस प्रोवाइडर के लोग ही लोगों को, मतलब सखी वन स्टॉप सेंटर में आजकल सर्विस प्रोवाइडर लोगों के थ्रू ही वहाँ पे जाते हैं।
अगर हमारे पास जैसे कोई महिला आती है तो मैं तो सीधा सखी वाली को कॉल करते हैं या फिर किसी सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करते हैं या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर को, किस महिला को सुरक्षा देना है तो यहाँ ले जाए वहां पे रखें। तो यहाँ पे सखी वन स्टॉप सेंटर में मतलब रखा जाता है महिलाओं को। अगर मान लो कोई घर से निकल जाती है, अपने घर में रहना ही नहीं चाहती, तो उनको फिर यहाँ पे अपन रखने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ये अलग ऑफिसर होते हैं, मतलब जो मेन मजिस्ट्रेट से जिनका लिंकअप रहता है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर रहते हैं। मतलब अगर पुलिस को, दोनों एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन देखो पुलिस भी है और नॉर्मल थाना भी है और महिला थाना भी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी कोई महिला थाना गया तो मतलब बाकी पुलिस थाने में अपन उसको कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। उसको स्पेसिफिक महिला, जो महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए उसको बनाया गया है, तो लेकिन वो बाकी पुलिस थाने में जा सकते हैं ना। तो ऐसा ही प्रोटेक्शन ऑफिसर भी है और सर्विस प्रोवाइडर भी है। कोई भी महिला अगर उसके साथ कुछ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास भी जा सकती है या फिर इसके पास भी जा सकती है। तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, वर्किंग दोनों का सेम है ना, लेकिन दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं तो इसमें ऑफिसर्स अलग हो जाते हैं। ओके, अब इसमें अगला जो भी अपन, अब सबके ड्यूटीज अपन देखेंगे कि पुलिस के क्या ड्यूटीज होंगे, मजिस्ट्रेट के क्या ड्यूटीज होंगे और प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, इन सबके ड्यूटीज क्या होंगे। तो क्या होगा ड्यूटीज, मान लो मेरे पास कंप्लेंट आया है ना, तो क्या करूंगी मैं, सबसे पहले क्या करेंगे बताओ। नहीं, देखो इसमें जब कंप्लेंट होता है ना तो एक फिक्स्ड फॉर्म होता है, ठीक है। एक फॉर्म इसका आता है, मेरे पास हार्ड कॉपी उस फॉर्म के नहीं है, मैं कल परसों लाके दिखा दूंगी। तो ऐसे फॉर्म में वो कंप्लेन करते हैं, एक फॉर्म में अपना पूरा फिलअप करेगी, उसमें लिखा रहता है कि किस टाइप का अब्यूज है, कितने दिनों से अब्यूज है, जो अब्यूज कर रहा है उसके साथ क्या रिलेशन है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कंपनसेशन चाहिए, तुम्हें शेल्टर चाहिए, तुम्हें क्या क्या चीजों की जरूरत है, वो सारी चीजें ना उस फॉर्म में फिलअप किया जाता है। तो एक फॉर्म में वो कंप्लेन करेगी। तो मान लो यहाँ पे कौन कौन सी बॉडीज अपन देखे थे, यहाँ पे मजिस्ट्रेट, सबसे फर्स्ट में मजिस्ट्रेट देखा ना अपन, जिसको लास्ट में लिखे थे, क्योंकि किसी के पास में कंप्लेंट जाएगा उसकी कॉपी जाएगी किसके पास में, मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, तो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर भी हो जाएगा और सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो इनके पास में, इसमें से किसी के एक के पास भी अगर गया कंप्लेंट तो वो लोग किसको देंगे, एक दूसरे को देंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, अब क्या किसी भी पुलिस स्टेशन में देंगे, नहीं, जिस एरिया में वो बिलोंग करते हैं, जिस एरिया में वो लोग रहते हैं वहां के पुलिस स्टेशन में। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब पुलिस वाले काम करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि घटना स्थल कहाँ का है। तो जिस एरिया में, अगर क्योंकि बहुत सारे थाने हैं, अगर मैं यहाँ पे जैसे कोतवाली थाना है और सिविल लाइन थाना है, मैं कोतवाली थाने का कंप्लेंट जाकर सिविल लाइन थाने में करूँगा, सिविल लाइन वाले कार्रवाई करेंगे, करेंगे। लेकिन जब उनके यहाँ एफआईआर जो होगा ना, तो एफआईआर मान लो उनके यहाँ 50 एफआईआर 2023 में हो चुके हैं, है ना। तो 50, जो आखिरी वाला होगा 50/2023 होगा। लेकिन अगर मैं दूसरे थाने का करूँ तो उसमें फिर ऐसा नहीं होगा कि ये अगला जो एफआईआर होगा 51/2023, वो जीरो में एफआईआर होगा। फिर एफआईआर वो लोग करेंगे, क्योंकि कोई भी थाना एफआईआर लेने से इनकार कर सकते, घटना कहीं भी हुई हो एफआईआर आप करवा सकते हो, एफआईआर जीरो में होगा। उसके बाद इसकी नंबरिंग करने के लिए, अभी अपन सिविल लाइन में किए थे ना, वो भेज देंगे कोतवाली को। फिर कोतवाली वाला उसको अपने यहाँ, अगर उसके यहाँ मान लो 57 हुए हैं तो अगला उसका 58/23 करके वो वहां पर रजिस्टर करेगा। तो एरिया दूसरे में कर सकते हैं, लेकिन वो लोग एफआईआर करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उस थाने को भेज देंगे। तो बेटर क्या है, जहां हुआ है वहीं जाके करें। ठीक है, तो हाँ, अब कहीं पे भी वो होगा तो मजिस्ट्रेट को, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर ये, या पुलिस ऑफिसर को भी अगर कंप्लेंट मिलती है तो वो लोग क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट को उसकी एक कॉपी जरूर देंगे, जो भी फॉर्म में रहेगा उस फॉर्म में। तो उसके बाद क्या करोगे आप लोग, कोई पीड़ित आई आपके पास में तो सीधा इन्वेस्टिगेशन करोगे, सीधा उसको देखोगे, उससे पूछोगे। हो सकता है उसके साथ मारपीट हुआ हो, मारपीट हुआ हो तो क्या करोगे, सीधा उसको मेडिकल चेकअप करोगे। ठीक है,
मेडिकल चेकअप करेंगे, और मेडिकल की जो रिपोर्ट होगी, ठीक है, मेडिकल चेकअप करेंगे तो उसकी रिपोर्ट बनेगी। रिपोर्ट की कॉपी भी मजिस्ट्रेट के पास आपको फॉरवर्ड करना है। मारपीट हुआ हो तो पुलिस ऑफिसर के पास भी आपको फॉरवर्ड करना है, ठीक है। ठीक है, ये अपना प्रोटेक्शन था ना। तो इसकी रिपोर्ट अगर मारपीट हुआ है तो मजिस्ट्रेट को भेजेंगे और पुलिस ऑफिसर को भेजेंगे, तभी तो उसमें भाई मारा पीटा ज्यादा है तो उसको पकड़ेंगे आरोपी को फिर और अरेस्ट करेगा। और क्या होगा, और क्या करोगे, कोई महिला आएगी आपके पास तो सोचो, हम लोग तो रोज करते रहते हैं, आप लोग सोचो आपके पास कोई महिला आती है तो और आप क्या क्या करोगे। हाँ, खाने पीने को देंगे, ठीक है, लिख लिख लेना, वो चलेगा। और अरे बेसिक नीड्स का है, तुम तो इतना भी नहीं बोले, और तो कम से कम खाने पीने को पूछेगी। नहीं तो वो थाने में आते हो और बैठने को नहीं बोलते हैं तो फिर बोलते हो थाने में बैठने नहीं बोले, तो कम से कम बिठाएंगे, सबसे पहले उसको बिठाएंगे। अब बताओ पानी पियोगे। वो तो वैसे भी जब कोई महिला आती है ना तो सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि हम ही गलत करते हैं, हम पे इतना चिल्लाते हैं, फिर उसको शांत करते हैं, क्या हुआ, आराम से बैठो, फिर बताओ। तो फिर वो अपना खुल के फिर बताने लगती है। और कई सारे थानों में अ, संवेदना कक्ष भी बना हुआ है, किस थाने का देखिए आप लोग, संवेदना कक्ष। अभी किसी थाने में जाओगे ना तो उसमें देखना संवेदना लिखा होता है, अलग से थाने के बगल में ये चैम्बर बना रहता है, संवेदना कक्ष। पुरानी बस्ती थाना गए हो, सिविल लाइन थाना गए हो, सिविल लाइन थाने में जो सीएसपी सर का ऑफिस है हर तरफ, उसके बगल में संवेदना कक्ष है। तो जाना क्या होता है पूछना, थाने जाना चाहिए। आप लोगों को अगर इंटरेस्ट हो तो मैं एक दिन विजिट भी करवा दूंगी, और क्या, अपना ही थाना। हाँ, आप लोगों के लिए बना है थाना, आप लोग क्यों डरोगे। हाँ, जी नहीं बोल सकते हो। और क्या करोगे बताओ भाई, कोई महिला आएगी तो। हाँ, उसको अपन पूछेंगे कि उसको रहने के लिए क्या वो है। अब बता, हम भाई जिस घर में रहती है उसी घर में उसके साथ मारपीट हुआ है, तो वहां पे उसको छोड़ना सही होगा, नहीं होगा। तो उसको पूछेंगे कि तुम उस घर में रहना चाहती हो कि नहीं। अगर वो बोले कि नहीं मुझे वहीं रहना है, लेकिन आप ये इंश्योर करो कि मेरी सेफ्टी वहां हो, तो फिर उस कंडीशन में वो कर सकता है। लेकिन अगर वो बोले कि मुझे वहां नहीं रहना है तो फिर उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, शेल्टर होम ना। तो कोई कोई एक तो सखी हो गया शेल्टर होम के नाम से, और क्या क्या हो सकता है, एनजीओ, क्या घर बना कर, एनजीओ कुछ कुछ रहते हैं, तो क्या क्या रहते हैं। हाँ, काम करते हैं एनजीओ, तो उनके पास अगर हम किसी महिला को भेजेंगे तो क्या वो लोग रखेंगे। तो ऐसे कुछ कुछ संस्थाएं हैं जहाँ पर, हाँ, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं वही पूछ रहे हैं। नारी निकेतन सुने हो, उज्ज्वला होम सुने हो, नहीं सुने होगा, ठीक है। ये नया प्रोजेक्ट है, ये चल रहा है, ठीक है। उज्ज्वला होम्स में एक स्वाधार गृह भी है, वृद्धाश्रम में भी तो जा सकते हैं ना, उसको वहां पे भी रख सकते हैं, जो भी ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम जो भी बोलो। और और कहाँ पे भेज सकते हो किसी को। ठीक है, दो और प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक तो होता है घरौंदा। घरौंदा में भी ना ऐसी महिलाओं को रखने की सुविधा होती है। और आजकल वर्किंग वुमेन हॉस्टल, यहाँ पे सीएम सर ने इनॉग्रेशन किया ना शायद पिछले कुछ समय में। बस्तर में भी वर्किंग वुमेन हॉस्टल का इनॉग्रेशन पिछले साल हुआ था। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल मतलब जो ऐसी काम करने वाली महिलाएं हैं जो उनके रहने के लिए हॉस्टल बनाया हुआ है, तो उसमें रेंट जो रहता है एकदम मिनिमम प्राइस पे उनको रेंट पे घर प्रोवाइड मतलब रूम प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे जगह है जहाँ पे हम लोग कोई महिला आएगी तो उसको शेल्टर के लिए भेज सकते हैं। तो अपन ये हो गया, कोई फॉर्म है उसका, एक तो फॉर्म में कंप्लेंट लेंगे, उसको मेडिकल प्रोवाइड करवाएंगे, उसको शेल्टर होम प्रोवाइड करेंगे, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे। अरे शुरू में जो जो बोले थे वो तो आएगा ना।
इन्वेस्टिगेशन नहीं बोलते, जो अपन गोला गोला बना के किए थे ना, ये वाला, ये देखो। अब ये सब चीजें अपने को चाहिए, तो ये सब चीजों को अपन इंश्योर करेंगे ना। एक महिला को क्या क्या चाहिए अपने को पहले वही देखना है, फिर जो चाहिए होगा वो सब उसको इंक्वायरी करेंगे। देखो, जब कोई विक्टिम आता है ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी सेफ्टी होती है, ठीक है। और अपने को देख के समझ में आता है कि सामने वाला, एक तो ऐसे देख के भी समझ में आता है कई सारे मामलों में, और कई सारे मामलों में डाउट रहता है कि ये सच बोले कि झूठ बोले, तो इंक्वायरी उसमें होता है डेफिनेटली उसके। हाँ हाँ ठीक है, चलो इंक्वायरी भी कर लेंगे। लेकिन इंक्वायरी जो है, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर लोग नहीं करेंगे, या तो मजिस्ट्रेट उसमें इंक्वायरी के लिए बोल सकता है तो फिर इंक्वायरी होगा, या फिर अपने पुलिस ऑफिसर करेंगे, ठीक है। अब वो प्रोटेक्शन ऑफिसर कहाँ जाके इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, वो तो पुलिस से टाई अप रहेंगे। तो जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट में उसका मारपीट आया, उसको भेजेंगे, तो जाके 2-3 लोग का स्टेटमेंट तो लेंगे ही, क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, सब पूछेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, हाँ उसको काम दिलाने के लिए बोले, उसको थोड़ा बाद में, अभी तो भाई तुमको मारपीट करके आया है तो उसको सीधा तुम काम में भेजोगे कि पहले उसके बेसिक नीड्स को वो करोगे, फुलफिल करोगे। काउंसलिंग, काउंसलिंग करवा सकते हैं हम उसके और उसके, अगर जो भी हस्बैंड है या जो भी सेकंड पार्टी है, उनके बीच में काउंसलिंग करवा सकते हैं। और क्या कर सकते हो, कंपनसेशन की बात हुई थी ना, तो उसको सबसे पहले कि जैसे कोई महिला आती है तो हम उसको बताएंगे, उसको शांत वगैरह करवाएंगे, फिर उसको बताएंगे कि तुम्हें ये फायदा मिल सकता है, तुम्हें कंपनसेशन मिल सकता है, तुम ये इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसको सारी चीजें बताएंगे, और उसको अगर हम लोग को लग रहा है कि नहीं यार उसको कंपनसेशन की जरूरत है, उसको बहुत ज्यादा फिनेंशियली लॉस हो चुका है, तो उसको अपन कंपनसेशन के लिए करवाएंगे। ठीक, तो उसको जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए कंपनसेशन। और क्या करवा सकते हैं, मॉनिटरी रिलीफ, जो मैंने मॉनिटरी रिलीफ बोला, हो सकता है उसको अब अलग ही रहे, मान लो है ना, तो उसका हस्बैंड अगर उसको घर खर्चा नहीं देगा तो कहाँ से अब भाई जॉब तो कर नहीं रही थी, अगर कर भी रही हो तो भी उसको, भाई शादी किए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो भरण पोषण तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉनिटरी रिलीफ, ये जो भरण पोषण वाला एक टर्म आया, भरण पोषण क्या सिर्फ वाइफ मांग सकती है कि और कौन मांग सकता है, बच्चे बच्चे हाँ, यहाँ पे अपन ये भी देखेंगे, इसमें एक और पॉइंट इसमें जोड़ेंगे कि उसके अगर चाइल्ड्स हैं तो, और वो चाहती है कि उसके बच्चे उसी के पास रहें, तो हम इस चीज को भी इंश्योर कराएंगे कि उसके बच्चे उसके पास रहें, ठीक है। और भरण पोषण जो मैं पूछ रही थी, क्या पेरेंट्स अपने बच्चों से भरण पोषण के लिए नहीं लगवा सकते, कर सकते हैं, किसी ने किया है, अपने माता पिता का ख्याल रखना, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। हाँ, तो कौन किसके तहत करते हैं, 125 सीआरपीसी में ना, कुछ कुछ जैसे नोट्स मेरे को दिमाग में आता जाएगा, बताते जाओगे, है ना। 125 सीआरपीसी के तहत उसमें भरण पोषण के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कोई भी महिला जैसे ही आएगी अपने पास में, उसको अपन करवाएंगे। और क्या कुछ करवा सकते हो, शेल्टर हो गया, कंपनसेशन हो गया, मॉनिटरी हो गया, तो बच्चे को दिलवा देंगे अगर बच्चा चाह रही है तो, और प्रोटेक्शन किससे, किससे प्रोटेक्शन कराओगे, जो भी एक्यूज पर्सन है उससे, या फिर अब कहाँ पे करोगे, या तो जहाँ पे रहती है वहां पे एक्यूज पर्सन ना आए, या फिर जहाँ पे ये काम करने जाती है वहां पे ना आए, इसको धमकी ना दे, इसको फोन करके टॉर्चर ना करे। तो ये सब चीजें भी अपने को ध्यान में रख के उसको
ख्याल रखना उसका, ठीक है। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता और कुछ छूटा होगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ होगा तो वो लिख देना, लास्ट एक पॉइंट जोड़ देना कि इसके अलावा जो भी सेफ्टी मेजर्स या इश्यूज जो भी उसको चाहिए वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी ये जो था ना अपन ड्यूटीज देख रहे हैं, ये अगर ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की ड्यूटी है, ये किसके ड्यूटीज थे? प्रोटेक्शन ऑफिसर के। तो ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 9 में। हाँ हाँ हाँ, ये चीज अपन छूट रहा था, प्री लीगल सर्विस सबसे इम्पोर्टेंट। निःशुल्क विधिक सहायता मिलना ही चाहिए। अब अगर ये तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी से, और ये सेम टाइप का ही रहता है जब वो किसी पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट या अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास भी जाए। तो इसमें एक चीज और देखना है, जैसे पुलिस के पास भी आए या मजिस्ट्रेट के पास भी आए, है ना, या सर्विस प्रोवाइडर, तो वो लोग देखेंगे कि इसमें तो भाई इसमें आईपीसी के तहत और भी कुछ कुछ क्राइम्स हो रहे हैं उसके साथ में। जैसे दहेज को लेकर अगर कर रहे हैं तो 498, कौन सा सेक्शन है? 498A। तो 498A के तहत भी उसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये तो घरेलू हिंसा का हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस का। 498A का भी उसमें चार्ज लगा सकते हैं। और ज़्यादा मारपीट हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो सेक्सुअल अब्यूज का उसमें सेक्शन लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन है, सबका कॉमन टाइप ही रहता है। आप पढ़ोगे ना सर्विस प्रोवाइडर, उसका उसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं, आप एकदम दिमाग लगा के पढ़ोगे तो आपको छोटा छोटा माइनर चीज़ें अलग अलग लगेगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। अच्छा, कोई सर्विस प्रोवाइडर मान लो वो कर रहा है ना, एक तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर के जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है, ठीक है। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको मतलब पहले से वो कोई संस्था रहेगी। प्रोटेक्शन ऑफिसर कोई संस्था नहीं रहती है, जो अपने सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो कोई संस्था को ही बनाते हैं। तो अगर ये बोला जाए कि इस संस्था के आदमी ने हमारे साथ गलत किया है या फिर उस पे क्लेम किया जाए कि मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए वो किया जाए, तो उस समय क्या होगा? अगर सर्विस प्रोवाइडर ने गुड फेथ में काम किया है ना, गुड फेथ में जो भी अपने पास में विक्टिम है उसको रिलीफ दिलाने के लिए अगर उसने कार्रवाई जो भी चीजें किया है उस गुड फेथ में, तो इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना कि मतलब इनके खिलाफ कोई वो करे तो यहाँ पे ये वाला टर्म अपने को चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में उसने गुड फेथ में किया है कि उसका पर्सनल इंटेंशन भी था, इसे चेक करते हैं। अब सरकार का क्या कर्तव्य होगा? गवर्नमेंट के भी तो कुछ दायित्व होंगे ना, क्या दायित्व होंगे? हाँ, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन तो ये सरकार इम्प्लीमेंट करवा देती है। कौन इम्प्लीमेंट करता है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे, है ना। और तो सरकार क्या क्या करेगी? लॉ क्रिएट करते हैं, ठीक है, लॉ बना। तो ये लॉ तो बना हुआ है अपना, ये वाला एक्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो फिर इस लॉ का अवेयरनेस, है ना। तो अगर गवर्नमेंट की अपन बात करें तो इसका अवेयरनेस प्रोग्राम कराएगा, बहुत सारे मीडिया में इसको देगा ताकि लोगों में इसका प्रचार प्रसार हो और लोग अवेयर हो। आप लोगों को मालूम था अगर डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना है, प्रोटेक्शन ऑफिसर? आप लोग को ही नहीं मालूम, बताओ, आप लोग इतनी तैयारी करो फिर भी। तो जो गांव में अगर किसी घर में किसी महिला के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसको कैसे पता होगा? तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? अवेयरनेस। और ठीक है, तो अवेयरनेस करेंगे। और दूसरा, और क्या करेगा? ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे गवर्नमेंट? हम लोग की जो ट्रेनिंग होती है वो कौन कराता है? हमारी ट्रेनिंग कौन कराता है? गवर्नमेंट कराती है ना। किस लिए कराएगी? एक तो लॉ को जानने के लिए, लॉ या एक्ट जो है उसको जानने के लिए, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात किसकी हो रही है? महिलाओं की हो रही है। तो महिला वुमेन सेंसिटिविटी को समझने के लिए, है ना,
उनके साथ सेंसिटिविटी के साथ में काम करने के लिए हम लोग का ट्रेनिंग होता है मेन, कि अगर कोई महिला है तो उसके साथ कैसे बात करें, ठीक है। अब जब मजिस्ट्रेट के पास अपना आवेदन आ जाएगा तो मजिस्ट्रेट के पास मैं सेक्शन वाइज लास्ट में फिर एक बार बता दूंगी ना, अभी क्लियर क्लियर आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि क्या होता है एक्चुअल में। मजिस्ट्रेट के पास कोई एप्लीकेशन किया लगा है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले क्या करेंगे, वो भी इंक्वायरी करेगा डेफिनेटली। पहले वो इंक्वायरी देखेंगे कि एक्चुअल में उसके साथ जो वो बोल रही है वो सही है कि नहीं है। दूसरा, अगर उसको सही लगा तो उसको रिलीफ के लिए ऑर्डर वो करेंगे, है ना, तो रिलीफ ऑर्डर कर सकते हैं। तो रिलीफ ऑर्डर में क्या क्या रहेगा, जो शेल्टर वगैरह की बात थी, शेल्टर तो भी सर्विस प्रोवाइडर लोग भी करवा देंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर भी करवा देगा, जो भी सखी सेंटर है या नारी निकेतन में बात करो आप लोग, प्रोटेक्शन के लिए उसके पुलिस से बात करके हो जाए। लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट कब होता है, कंपनसेशन, ठीक है। तो इसमें मेन जो अपना कंपनसेशन वाला होता है वो कौन करेगा, मजिस्ट्रेट को। कितने दिन के भीतर करेंगे, क्या करेंगे। अब मान लो मजिस्ट्रेट को जो आवेदन मिला है ना, जैसे एप्लीकेशन मिला तो उसके 30 डेज के अंदर में उसका हियरिंग रहेगा, ठीक। विद इन 30 डेज उसका हियरिंग रहेगा। और हियरिंग रहने के बाद में मान लो फर्स्ट हियरिंग शुरू हो गई, जैसे उसने 30 डेज के भीतर में फर्स्ट हियरिंग हुआ, हियरिंग होने के 60 डेज के भीतर उसका जो भी एप्लीकेशन होगा उसका निपटान करेगा, ठीक है, मतलब उसका सॉल्यूशन करेगा कि जो भी है आदेश कर देगा, एक्चुअल में उसको रिलीफ चाहिए होगा तो रिलीफ करवा देगा, और ये सब। ठीक है, इतने ही इम्पोर्टेंट है। अब मान लो, और उसके बाद में जैसे उसको एप्लीकेशन मिला, एप्लीकेशन के 30 दिन के भीतर क्या करेगा, हियरिंग करेगा, हियरिंग के फर्स्ट हियरिंग के 60 डेज के भीतर उसका सॉल्यूशन जो भी है उसका विचारण करके वो कर देगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी ऑर्डर की कॉपी होगी, ऑर्डर की कॉपी किसको किसको, एक तो जो अपना एप्लीकेंट होगा उसको, या विक्टिम, एप्लीकेंट को, प्रोटेक्शन ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को, सर्विस प्रोवाइडर को, इन सबको ऑर्डर की कॉपी सर्कुलेट होती है, क्योंकि उनके पास गया है तो ऑर्डर क्या हुआ ये तो कैसे पता चलेगा जब तक कॉपी ना जाए, ठीक है। अब आदेश कर दिए, लेकिन आदेश से अगर खुश नहीं हुए, जो मजिस्ट्रेट ने जो आदेश किया है उससे अगर खुश नहीं है तो क्या करेंगे, अपील करेंगे, ठीक है। तो अपील क्या होता है इसके लिए, सिंगल पी होता है क्या, डबल पी होता है, चलो ठीक है। तो अपील, अपील करेंगे तो अपील करे कितने दिन के भीतर कर सकते हैं। अब ऑर्डर की कॉपी जो वो किसको भेजेंगे, किसको किसको भेजेंगे, एक तो विक्टिम को भी भेजते हैं और उसको भी भेजेंगे, भाई जो एक्यूज होगा तभी तो वो ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो इन दोनों को मेन भेजे, तो इन दोनों में से जिसको भी पहले मतलब बाद में रिसिप्ट होता है, हो सकता है किसको पहले हो उसको बाद में हो, इस टाइप का। तो जिसको भी बाद में, अब जिसको बाद में इसलिए क्योंकि मान लो मुझे आज मिल गया, मैं विक्टिम हूँ, मुझे आज मिल गया और 15 दिन बाद एक्यूज को मिला, और मैं अब फिर अपील के लिए जो भी दिन होगा तो एक्यूज, अगर मैं 30 दिन बोलूंगी अगर ऑर्डर के डेट से, तो फिर 30 दिन कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि नोट जो भी अपनी कॉपी रहती है ऑर्डर जाने में भी टाइम लगता है। तो जिसको भी बाद में मिला होगा उससे 30 दिन के भीतर, है ना, तो विद इन 30 डेज वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। कहाँ करेगा, ये जितना सुनवाई हो रहा था इसमें जो मजिस्ट्रेट थे वो कौन थे, जेएमएफसी, ठीक है। तो जब अपील होगा ना तो सेशन कोर्ट में होगा, ठीक। अपील कहाँ होगा, सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट कहाँ होता है,
डिस्ट्रिक्ट में होता है। क्या हर डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट है? अपने छत्तीसगढ़ के सभी डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट है? नहीं है ना, कहाँ से होगा? अभी बहुत सारे नए नए जिले भी बने, वहां पे कहाँ से होगा? और अब चलो इसमें आदेश भी कर दिए, लेकिन उस आदेश को अगर एक्यूज पर्सन या जो भी अपना रिस्पोंडेंट है नहीं माने तो सजा होगी। और सजा होने के लिए उसमें ऑफेंस किस टाइप का होगा वो भी जानने को है अपने को। तो इसमें जो ऑफेंस होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, ठीक है, और नॉन बिलेबल, ठीक है। सजा कितनी होगी? बताओ बताओ, पुस्तक से पढ़ के बताओ, कितनी होगी सजा? हाँ, नहीं तो आप लोग पकड़े हो ना, उससे पूछते हैं। कितनी होगी बताओ? तुम तुक्का मार रहे हो, वो फैक्ट्स के साथ में ही इतना स्कैन कर रहे हैं ना। देखो, डोंट माइंड, बट जब भी कोई आपके पास बुक रहता है, इधर सुन लो, आपके पास अगर बुक भी है ना, तो जो मेन अपनी प्रायोरिटी होती है कि अगर कोई फैकल्टी या कोई भी स्टाफ यहाँ पे पढ़ा रहा हो तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। यहाँ पे जितना पढ़ लिया रफली आप कॉपी में लिखोगे, आफ्टर दैट गो योर होम, वहां पे आप जो अपना बुक है उससे क्रॉस करो कि कहीं पे अपन कुछ गलत तो नहीं लिखे। और यहाँ पे आप क्या करो, यूर ड्यूअल आपका दिमाग चल रहा है ना, इधर बोर्ड में भी चल रहा है फिर उसमें भी ढूंढ रहे हैं। तो जो मेन इसको याद करने वाला जो टाइम रहेगा, जैसे मैंने कुछ पिंच किया, वो माइंड में जो फिट होने का टाइम होगा उस टाइम पे आप बुक में कर दिए, तो आप यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, घर में जाके फिर से उसको दोबारा देखोगे तो वो उतना नहीं होगा। तो इफेक्टिव स्टडी क्या होता है, जो पढ़ा रहा है पढ़ लो, घर में जाके उसको मतलब मिला लो, ठीक है। हो सकता है इधर कुछ हो उसमें कुछ और हो, आपको लगे कि नहीं ये तो अलग पढ़ा रहे हैं, तो उसको आगे बोलो, लेकिन मिलाना घर में, ठीक है, या फिर क्लास के बाद, तभी वो होगा, ठीक है। अब देखो तुम्हें मिला ही नहीं, वही तो, या तो पहले से घर से पढ़ के आए रहोगे तो तुरंत जैसे मैंने कुछ पढ़ा है तुरंत उस सेक्शन, कौन से सेक्शन में गए आपको तुरंत क्लिक करेगा। लेकिन अगर नहीं पढ़े रहोगे तो आप खोजते रहोगे। ये एक्ट कितने पेज का है, टोटल कितने पेजेस हैं उसमें? अच्छा, नया नया कितने पेज है? इतने बार तो पलट लिए, पेज तो पता चल गया होगा। कितने पन्ने हैं ये बता दो? 4। और जब आप लॉ उसमें देखोगे तो आपको कम से कम 12-15 पेज मिलेगा, 15 पेज में, है ना। तो 15 पेज को अगर मैं कुछ ही पेजेस में, देखो यहाँ पे 15 हो जाएगा, लेकिन मैं तो ये ऐसे एकदम रफ रफ लिख रही हूँ ना, तो एक्चुअल में उसमें पढ़ोगे ना तो आपको चीजें मिलेंगी नहीं, है ना। तो मैं जितने मेन फैक्ट्स हैं उसको पढ़ा रही हूँ। मैं अगर कोई नॉर्मल टीचर होती तो हो सकता है कि उसी के वैसे ही पढ़ाती, लेकिन मैंने लॉ को मैं एक्चुअली हम लोग इसमें करते रहते हैं, तो कौन कौन सी चीजें कहाँ से खींच के पढ़नी है मैं पहले वही बता रही हूँ। आज के लॉ में मैं कोई सेक्शंस के वाइज नहीं बता रही हूँ ना, क्योंकि आपके दिमाग में इसका प्रोसीजर जाना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो सजा होगा वो 1 ईयर या फिर 20,000 या फिर बोथ, है ना। या तो 1 साल तक का उसको कारावास हो जाएगा, कोई भी टाइप का, इसमें जरूरी नहीं कि वो कठोर या सादा ऐसा हो, जरूरी नहीं है। तो 1 ईयर का उसका इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। इसमें और लिखा है ना, बाकी में हम लोग एंड लिखते थे, और एंड दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, और लिखी हूं तो या तो ये या फिर ये, और यहाँ पे बोथ है तो यहाँ पे ये एक तरह से एंड वाला फॉर्म हो, तो ये दोनों को कर सकते हैं, ठीक है। 1 ईयर तक का है ना। और मान लो जो अपना सर्विस प्रोटेक्शन ऑफिसर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर के ड्यूटी बहुत सारे हैं, उसने अपनी अगर ड्यूटी नहीं की तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। कितना मिलेगा? सेम, सेम, सेम फॉर प्रोटेक्शन ऑफिसर। अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करता है
अब देखो, हो सकता है जेन्युइन रीजन हो जिस वजह से उसने ड्यूटी नहीं किया हो, तो इसलिए उसमें उसको देखना है कि विदाउट जेन्युइन रीजन, कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, फिर भी उसने अगर अपनी ड्यूटी सारे फुलफिल नहीं किए, गलत किया, जो भी अपने पास विक्टिम आ रही है उसके साथ, तो उसको भी सेम पनिशमेंट मिलेगा। तो ये मेन सारे सेक्शंस थे। अच्छा, अपन आप लोग आंसर लिखोगे मेंस में, तो इसमें एक चीज आएगा कि जो भी पीड़ित महिला आती है ना, जो भी अपने पास विक्टिम आती है, उसके पास क्या क्या चैलेंज होते हैं। अब किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उसके सामने क्या क्या सिचुएशन बनते हैं। ये क्या, इसके लिए पहले लाइन क्या बोले, प्रेशर, है ना। तो बहुत सारे प्रेशर में रहती है वो, कि अगर कंप्लेंट, इफ सी कंप्लेंट्स, तो क्या होगा, है ना। इसीलिए भी नहीं करते हैं, है ना। कई लोग क्या सोचते हैं, सुधर जाएगा, है ना, फॉर द बेस्ट, अबे अब मेरा पति है, सुधर जाएगा। कई लोग क्या सोचते हैं, पुलिस के पास गए, है ना, मान लो पुलिस के पास गए, तो लोग क्या कहेंगे, है ना, सोशल जो होते हैं कि लोग क्या कहेंगे वाला। और लोग तो कहेंगे कहेंगे साला मैं पुलिस के पास गई तो मुझे तो रहना उसी घर में है, तो उस घर वाले क्या करेंगे, है ना। तो घर वालों का तो मेरे को टॉर्चर होगा, ये उसको टेंशन होता है, ठीक है। एक बार इतना ज्यादा उसको टॉर्चर हो गया रहता है, तो उसके में हिम्मत नहीं रहता है कि, उसको इतना डर हो गया रहता है फियर, टॉर्चर से, कि वो जाके कंप्लेंट नहीं कर पाती। हाँ, इतने सारे होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी तो रहता ही है ना। मैं मेंटल ट्रॉमा वही हो गया ना, टॉर्चर से फियर या मेंटल ट्रॉमा। ये आप लोग अपने से लिख सकते हो, आंसर जब लिखोगे ना, तो इसमें एक पॉइंट बना के लिख सकते हो कि महिला को क्या क्या सिचुएशन का फेस करना पड़ता है। अब बताओ, मैक्सिमम महिलाएं क्या रहती हैं, नॉन वर्किंग रहती हैं, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि भले ही ठीक है मेरे से मारपीट करा, लेकिन ये मेरा खर्चा तो देता है, खाना तो खिला रहा है, मैं यहाँ से गई तो रहूंगी कहाँ, उसको तो नहीं पता है ना कि इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, रहूंगी कहाँ, खर्चा कैसे चलाऊंगी, ठीक है, फाइनेंशियल जो भी है, जॉब कहाँ से करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कम पढ़े रहते हैं या फिर जॉबलेस रहते हैं, ठीक है, तो जॉब का टेंशन, बच्चों का, बच्चों के फ्यूचर को सोच के, है ना, अपने बच्चे के फ्यूचर को सोच के कि भाई अभी मैं अगर कई सारे लोग, हम लोग जैसे आते हैं ना हमारे पास, अगर हम लोग काउंसलिंग करवाते हैं तो मैक्सिमम में क्या होता है, बच्चे हो गए रहते हैं, तो हमको वही बोलते हैं, बच्चों के फ्यूचर को देख के उन दोनों को समझाते हैं कि ये सारी चीज छोड़ के अच्छे से और लोग रहने लगे, क्योंकि जब पेरेंट्स अलग होते हैं ना, तो बच्चा बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। तो ठीक है, चाइल्ड फ्यूचर को सोच के भी हो, ये सारी चीजें हैं जिसको सोच के एक महिला ना कंप्लेंट करने के पहले 10 बार सोचती है। तो इतना नहीं सोचना चाहिए, अगर गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, आवाज नहीं उठाएंगे तो गलत होता रहेगा। तो गलत हमारे साथ तभी होता है जब हम गलत होने देते हैं। तो ये आप अपना लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो अब मैं सेक्शंस बता दे रही हूँ, कौन कौन से सेक्शंस हैं इसमें। आप लोग सारी चीजें, पॉइंट्स अपने क्लियर हो गए, क्या क्या है वो रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें, इस एक्ट में दो चीजें मेन हैं, एक तो है विक्टिम कौन होगा, दूसरा एक्यूज्ड कौन होगा, ठीक है। तो विक्टिम हमेशा महिला रहेगी, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो इसमें वही, विक्टिम कौन होगा, एक्यूज कौन होगा, कंप्लेंट किसके पास कर सकते हैं, नहीं कंप्लेंट, कंप्लेनेंट लिखा है ना मैंने, कौन कर सकता है, कोई भी, है ना,
जिसको भी पता चले कि इसके साथ गलत हो रहा है वो कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। किससे कंप्लेन कर सकते हैं? हाँ, पुलिस स्टेशन, मजिस्ट्रेट, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अभी डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है ना, तो ऐसा कोई भी एक्ट, उसका एक्ट हो, ओमिशन हो, कमीशन हो, या कोई भी उसका कंडक्ट हो, जिससे उसके हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम, वेलबींग के उस पर नुकसान हो, उस पर उसका गलत असर हो, या फिर उसके साथ कोई अब्यूज होता है मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, डाउरी को लेकर, या फिर उसके रिलेटिव को हार्म करने के लिए, या उसको हार्म करने के लिए भी हो सकता है, उसको कोई थ्रेट दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें अपन अगर किसी महिला के साथ करते हैं जहाँ पे वो एक घरेलू नाते में रहती है, घरेलू नाता होना जरूरी है ना, जो अपना विक्टिम है और जो अपना एक्यूज है, इन दोनों के बीच में एक डोमेस्टिक रिलेशन होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एक घर में रहे होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो हमेशा रहे हों या कई साल तक रहे हों, लेकिन एक बार ऐसा रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो घरेलू हिंसा में आएगा, ठीक है। चाइल्ड, इसमें चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड कितने साल का हो सकता है? बिलो 18 ईयर्स, है ना। अडॉप्टेड भी हो सकता है, स्टेप चाइल्ड भी हो सकता है। रिस्पोंडेंट कौन होगा? जिसके खिलाफ कंप्लेन किए हैं। एडल्ट मेल होगा, ठीक है। डोमेस्टिक रिलेशन होना चाहिए उसके साथ में, विक्टिम के साथ में। अगर मैरिड है या लिव इन में रहते हैं विक्टिम के साथ में, तो इस पर्सन के जो भी रिलेटिव्स होंगे वो भी रिस्पोंडेंट में आ सकते हैं, ठीक है। सास तभी आ जाती है फिर। पिटिशनर, ये रिलीफ क्या क्या मिलेगा उसको? ये साइड में होता है ना, इसमें अपन एक चीज भूले थे ना, क्या भूले थे? क्या भूले तो वही भूल गए। हाँ, फ्री लीगल सर्विस। और इसमें हाँ, फ्री लीगल सर्विस बोलते हैं, तो क्या क्या चीजें उसको अपन रिलीफ दे सकते हैं? फ्री लीगल सर्विस, शेल्टर, कंपनसेशन, हेल्थ से रिलेटेड, प्रोटेक्शन दे सकते हैं, और मॉनिटरी रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है स्टेट गवर्नमेंट इसकी वो करती है, अपॉइंटमेंट करती है। और सर्विस प्रोवाइडर क्या होना चाहिए? कोई एक संस्था, और है ना, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई एनजीओ ही हो, कोई जो अभी मतलब जिन्होंने भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वुमेन सेफ्टी में जिन्होंने काम किया हो, है ना, उनको यहाँ पे एज अ सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड किया जाता है, ठीक। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर के ड्यूटीज क्या क्या हैं? एक तो जैसे कोई कंप्लेनेंट या प्रार्थी आती है तो उससे जो भी अपना फॉर्म है उस फॉर्म में उससे कंप्लेंट लेना, उसको मेडिकल चेकअप करवाना, मेडिकल चेकअप में अगर उसके साथ मारपीट हुई हो तो उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर के पास भेजना, ठीक है। शेल्टर होम्स के लिए उससे वो करना, उसको जितने भी सर्विसेज मिल सकते हैं उस सारे के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देना, उसकी काउंसलिंग, ये सब सब चीजें अगर जो हो रही हैं, काउंसलिंग या तो एक तो मजिस्ट्रेट के आदेश से भी हो सकता है ना, मजिस्ट्रेट इसमें ऑर्डर करेगा कि नहीं इसमें काउंसलिंग करना चाहिए तो उसमें काउंसलिंग होगा, ठीक है। कंपनसेशन के लिए भी उससे जो भी फॉर्म रहता है, अब भाई ऐसा नहीं है कि तुरंत कंपनसेशन मिल जाए, कंपनसेशन के लिए भी एक फॉर्म फिलअप करके उसको किसको देना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट उसमें इंक्वायरी करेगा, उसमें देखेगा, फिर जो भी उसको नुकसान हुआ उसके लिए उसको कंपनसेशन दिलवाएगा। और उसको अगर लगता है कि नहीं इसको और ज्यादा फाइनेंशियल अपने खर्चे चलाने के लिए भी, अपने जीवन यापन के लिए भी उसको पैसे और चाहिए, तो मॉनिटरी रिलीफ भी उसको कर सकता है, ठीक है। फ्री लीगल सर्विस, ये सारी चीजें प्रोटेक्शन ऑफिसर बताएगा कि आपको ये चीजें मिल सकती हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर ये सब करने से नहीं करता है प्रॉपर, है ना, विदाउट एनी हाँ जेन्युइन रीजन, तो क्या होगा? उसको कितना सजा मिलेगा? 1 साल या 20,000 या दोनों, ठीक है। अगर
जो सर्विस प्रोवाइडर हुआ है ना, अगर उसने गुड फेथ में कुछ काम किया है, ठीक है, तो उसके खिलाफ में नो लीगल एक्शन विल बी टेकन। ठीक, गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे जितने भी ऑफिसर्स हैं। मजिस्ट्रेट के पास जैसे एप्लीकेशन आएगा, इसमें जनरली मजिस्ट्रेट कौन होंगे, जेएमएफसी होंगे, तो वो देखेगा एप्लीकेशन मिलने के विदिन 30 डेज उसकी हियरिंग होगी, हियरिंग के विदिन 60 डेज, फर्स्ट हियरिंग के विदिन 60 डेज उसमें डिसीजन वो करेंगे, ऑर्डर करेंगे, जो भी रिलीफ ऑर्डर रहेगा, कंपनसेशन वगैरह जो रहेगा कंपनसेशन के लिए ऑर्डर करेंगे। ठीक है, ऑर्डर कॉपी सबको भेजेंगे, और अगर नहीं हो, मतलब उस ऑर्डर से अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो अपील करेगा। अपील कितने दिन में करेगा, 30 डेज में। किसके पास, सेशन कोर्ट के पास। क्या ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन अवेलेबल है। ठीक है, 1 ईयर 20 के बोथ, ये एक्यूज के लिए भी है जो अपना रिस्पोंडेंट है, प्लस अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर ने अपना नहीं किया ड्यूटी ठीक से तो उसके लिए भी है। अब महिला को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं।